प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कक्षा 8वीं विषय गणित में मैं अध्याय 9 में पहुंच गया, जिस अध्याय का नाम है क्षेत्र मिति। मिति का मतलब होता है मापना, नापना। क्षेत्र मिति अर्थात किसी क्षेत्र का नापना। ठीक है, तो प्रश्नावली 9.1 में हम पहुंच गए हैं। अध्याय का नाम है क्षेत्र मिति। उसमें लगभग 3 प्रश्नावली है। तो उस प्रश्नावली के प्रश्न को हम शुरू करें, इसके पहले आपको इन सूत्रों को याद करना होगा। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है क्षेत्रफल का सूत्र और यहाँ लिखा है परिमाप का सूत्र। और मैं आपको बता दूं, क्षेत्र मिति में हम चतुर्भुज के परिमाप और चतुर्भुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपसे ये सारे सूत्र याद होने चाहिए, आपको आना ही चाहिए। कारण गणित में सूत्रों को कहा गया है मंत्र। ठीक है, जैसे किसी मंत्र से हम किसी चीज का जागरण कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, उसी तरह से गणित में सूत्रों के माध्यम से हम बड़ी आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे सूत्र यहाँ मैंने लिखा क्षेत्रफल, ये सारे क्षेत्रफल के सूत्र हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसको हम L इंटू बी लिखते हैं। L है लेंथ, B बीथ कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिखा है बेस इंटू हाइट। बेस कहें तो आधार, हाइट कहें तो ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज में हाइट उसको कहते हैं किसी शीर्ष से जो लंब खींचा जाता है। ठीक है, जिस भुजा पर वो लंब खींचा जाता है उस भुजा को बेस कहते हैं। इसलिए बेस गुणे यानी आधार गुणे ऊंचाई आप कह सकते हैं। तीसरा है सम चतुर्भुज का क्षेत्र 1/2 d1 इंटू d2। तो ये d1 क्या है? डायगोनल कहते हैं, विकर्ण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो सम चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसमें 2 विकर्ण होते हैं। तो d1 का मतलब है पहला विकर्ण और d2 का मतलब है दूसरा विकर्ण। इसी प्रकार 4 नंबर में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 a धन b। यहाँ लिखा है जहां ए बी समांतर भुजाएं हैं, h ऊंचाई। तो a धन b आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। ए और बी ये दो सम्मुख जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों का योग है, गुणे एच ऊंचाई है। ऊंचाई यानी हाइट, इसलिए इसको एच से डिनोट करते हैं। यहां मैंने लिखा भी है जहां ए बी समांतर भुजाएं हैं, एच ऊंचाई। ए और बी समांतर भुजाएं हैं समलंब चतुर्भुज की, और एच उसकी ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, भुजा स्क्वायर कहें तो भुजा गुणे भुजा। उसी तरह यहाँ त्रिभुज का भी क्षेत्रफल मैंने लिखा 1/2 बेस गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो बी उसका क्या है? आधार है, एच उसकी ऊंचाई है। तो आपको ये आने चाहिए। अगर आपको ये सूत्र आते हैं तो 9.1 प्रश्नावली से लेकर 9.3 तक आप सवालों को बड़े आराम से हल कर सकते हैं। फिर यहाँ मैंने परिमाप लिखा। आप जानते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप सभी भुजाओं की लंबाई का योग। समलंब चतुर्भुज का परिमाप सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। सम चतुर्भुज का परिमाप, चूंकि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 इंटू साइड 4 गुणे भुजा। उसी प्रकार से वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, क्योंकि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और त्रिभुज का परिमाप भी होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो आपको ये शुरू करने के पहले
ये फार्मूले, ये सूत्र याद होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपको समांतर चतुर्भुज, ये जितने बहुभुज हैं जिसमें आप चतुर्भुज के बारे में अध्याय 3 में पढ़ा है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, तब ये प्रश्न आपसे बड़ी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, मैं फिगर चित्र बनाकर प्रश्नों को समझाऊंगा, आप समझिएगा। तो इसको मिटाए देते हैं, आप इन फार्मूलों को लिख लीजिएगा, ये सूत्र लिख लीजिए, बड़े उपयोगी है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर आता हूं सीधे प्रश्न क्रमांक 1 में। ठीक है, और मैंने कहा कि 3 अध्याय में जो चतुर्भुजों की विशेषताएं दी गई हैं, उन विशेषताओं को भी आपको जानना होगा। अगर उन विशेषताओं को आप ध्यान में रखते हैं, तब ये प्रश्न और प्रश्नों को हल करना आपके लिए बड़ा सुविधाजनक हो। ठीक है, वही प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हम आपके सामने हल रखते हैं। इसमें लिखा है प्रश्नावली 9.1 के पहले प्रश्न को देखिए। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ, एक मेज है, उसके ऊपरी सतह पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। ये समलंब चतुर्भुज चित्र में भी दिया है, बकायदा उसमें बना है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है वही h है, वही हाइट है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आइए देखते हैं, दिया है समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के आकार का वो टेबल का ऊपरी सतह है, तो यहाँ समलंब चतुर्भुज है। तो समांतर भुजाएं क्या है? समांतर भुजाएं, समांतर भुजा जिसको हम ए से डिनोट करें, बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। और समांतर भुजा बी जिसको हम डिनोट करेंगे वो 1.2 मीटर दिया है। ठीक, और फिर इसकी हाइट, ऊंचाई, बीच की दूरी, डिस्टेंस दरअसल हाइट ही है। हाइट ऊंचाई, डिस्टेंस परपेंडिकुलर माने लंबवत होती है, इसलिए उसको ऊंचाई कहेंगे। तो ऊंचाई यहाँ h जो दी गई है, ऊंचाई वो आपकी दी गई है, ऊंचाई h बराबर दिया गया है कितना? 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सीधे इसमें फार्मूला लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। मैंने आपसे कहा था कि आपको याद होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे अतः समलंब चतुर्भुजी, समलंब चतुर्भुजी मेज की सतह, मेज की सतह का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 a धन b गुणे ये ऊंचाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 1/2 गुणे a 1 मीटर है, धन b 1.2 मीटर है, और ऊंचाई आपका 0.8 मीटर। ठीक है, तो आप चाहें तो, चूंकि ये सारी चीजें गुणे में है, तो 2 चौको 8, तो यहाँ 0.4 आ गया। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.2 मीटर गुणे 0.4 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब 2.2 मीटर में 0.4 मीटर का हमने गुणा किया, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये दशमलव, चूंकि दशमलव की इधर एक अंक है, इधर एक अंक है, तो 1 1
0.2 अंक बार लगेगा। तो ये हो गया आपका उत्तर पर बराबर 0.88 मीटर स्क्वायर। बस पहला प्रश्न हो गया। तो मैंने आपसे कहा शुरू में कि यदि आपको फार्मूले याद हैं तो इन प्रश्न को लगाने में बड़ी सुविधा होगी, हमें सिर्फ फार्मूला ध्यान देना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 हल हो गया, आप इसको देख सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप चित्र देख लें, इसमें दिया है समलंब चतुर्भुज। चित्र से समझें और बात समझ में आएगी। तो ये आपका दिया है, मान लो ABCD, ये समलंब चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल दिया है, इसकी ऊंचाई हम ये कहेंगे, तो ये D मान लें, तो ये इसकी ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई आपको कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। चित्र से आप समझ लें। ठीक है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसकी 10 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है। क्षेत्रफल दिया है, AB हमें कितना है ये ज्ञात करना है। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ऊंचाई दी है, समांतर रेखाओं में एक रेखा की लंबाई दी गई है, दूसरी रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ जब हम प्रश्न 2 हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है ये पहले जानना इंपॉर्टेंट है। तो दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक समांतर भुजा दी गई है, तो एक समांतर भुजा यहाँ समलंब चतुर्भुज ABCD हम ऐसा लिख सकते हैं, ABCD का ये हमने रचना कर ली। तो सब ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल दिया है, और एक समांतर भुजा अगर हम DC मान लें तो DC बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई अगर चित्र के अनुसार हम देखें तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई DP, तो ये कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हम सूत्र इसमें लगा दें। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A धन B माने समांतर भुजाओं का योग गुणे H मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो इसके बराबर आपको क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला, और इसके बराबर आपको दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 गुणे A, एक समांतर चतुर्भुज दी गई है 10 धन, दूसरी AB नहीं दी गई तो AB लिख लें,
और ऊंचाई आपको दी गई है 4, तो यहाँ 4 लिख लें। इसके बराबर दिया है ये 34। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो हमने ये लिख लिया। एक समांतर भुजा दी थी, उसका मान लिख लिया। बी जो साइड ए बी है वो नहीं दी थी, तो हमने ए बी लिख लिया। हमको ए बी ही ज्ञात करना है, गुणे ऊंचाई बराबर ये क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चूंकि ये सब गुणे में है तो ये 2 दूनी 4 यहाँ कट गया। अब इस 2 का 10 में गुणा हुआ तो ये हो गया 20 धन 2 का ए बी में गुणा तो 2 ए बी बराबर 34। ठीक है, तो ये अब 20 उधर जाएगा, पक्षांतर होगा, तो 2 ए बी बराबर 34 ऋण 20। ये हो गया 2 ए बी बराबर 34 में 20 गया तो आपका आ गया 14। ठीक है, तो ए बी बराबर आपका हो गया, ए बी बराबर हो गया 14/2, 2 सत्ते 14, तो ए बी बराबर आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। यानी दूसरी जो समांतर भुजा थी वो 7 सेंटीमीटर आ गई। चित्र के अनुसार ये जरूर है कि ए बी 7 आए, जबकि ए बी बड़ी लिखी है, तो अगर 10 इधर हम लिखते वो 7 आता तो ज्यादा सही होता, बट ये आपका गलत नहीं है। आपका यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दूसरी समांतर भुजा आ गई है, उसका मान आ गया है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 2 आपका पूरा हो। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न को आप देखें, बिल्कुल सरल है, आप देख लें। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे में गए तो यहाँ पर एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है, वो दिया गया है। तो उसमें चित्र भी दिया है। इसमें मैंने चित्र इसलिए बनाया कि आपको चित्र से बात ज्यादा समझ में आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको चित्र से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक ये 3 में पहले से चित्र दिया है, तो आइए यहाँ पर ये चित्र हम बना लेते हैं। ऐसे ये ऐसे चित्र बना है। ABCD, यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ है C और यहाँ है D, और यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बना है। 90 डिग्री का कोण बना है, इसका मतलब AB इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये ऊंचाई है। BC और AD ये समांतर रेखाएं हैं। तो प्रश्न क्या कहता है? जो प्रश्न में दिया है वो हम पहले लिख लेंगे कि दिया है क्या, ABCD समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत दिया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुजी खेत। ठीक है, जिसकी अब इसमें देखो दी है एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 है। तो जिसकी भुजा या कि जिसकी भुजाओं BC बराबर 48 मीटर और CD बराबर क्या दिया है? CD बराबर दिया है 17 मीटर, AD दिया है 40 मीटर। AD बराबर 40 मीटर, जिसकी भुजाओं
की लंबाई, जिसकी भुजाओं की लंबाई BC बराबर इतना BE है। ठीक है, ये दिया। अब देख लें, BC दिया है, BC दिया है, CD दिया है, ये CD दिया है, AD दिया है 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप अच्छे से देख लें, BC 48 दिया है, ये BC 48 दिया है, CD आपका दिया है कितना 17, और AD दिया है आपका 40। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ये 40 मीटर है, ये 17 मीटर है, और ये 48 मीटर है। ठीक है, AD। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। ये AB जो है वो किस पर लंब है, AD और BC पर, AD और BC पर ये AB लंब है। ठीक है, समांतर भुजाओं पर। अगर इधर 90 डिग्री का है, ये समांतर है, तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पर परिमाप भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर भी दिया है कितना, 120 मीटर, 120 मीटर ये भी दिया। ठीक है, अब देखो, समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं की लंबाइयों का योग। ठीक है, क्या होता है, भुजाओं की लंबाइयों, या कि भुजाओं की लंबाई का योग बराबर हो गया क्या मेरे भाई, 120 मीटर। तो भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो भुजाएं कौन दी गई हैं, AB धन BC धन CD धन DA बराबर 120 मीटर। अब देख लें, AB नहीं दिया गया है, तो आपका अब AB आ जाएगा। BC आपका कितना दिया है, 48 दिया है, यहाँ पर लिख लें। CD कितना दिया है, 17 दिया है मीटर, यहाँ लिख लें। और DA दिया है 40 मीटर, तो यहाँ लिख लें, और ये बराबर 120 मीटर। तो कुल मिला के परिमाप दिया है, एक भुजा नहीं दी गई है, तो भुजाओं का योग बराबर होता है परिमाप। तो अब ये AB भुजा आ जाएगी, जो AB ऊंचाई का है, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ें तो 8 7 15 AB धन, अब देखिए 0 7 8 8 7 15 हासिल के 1 4 1 5 1 6 4 10 मीटर बराबर 120 मीटर। तो AB बराबर आपका हो गया 120 मीटर ऋण 105 मीटर। तो AB बराबर आपका क्या आ गया, 115 मीटर। ये देखिए AB आ गया 115 मीटर। ठीक है, तो 40 दूना 80 10 90 10 100 105, जिसमें AB नहीं जुड़ा है, तो AB बराबर 120 ऋण 105। तो AB बराबर आपका आ गया 105 घटा 120 में मेरे भाई तो आया 15। ठीक है, 115 नहीं 15 मीटर। अब बस क्योंकि ये हाइट है, तो सीधे आप यहाँ पर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं ना। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः ABCD का क्षेत्रफल, चूंकि ABCD प्रश्नानुसार क्या है, समलंब है, 1/2 A धन B गुणे H। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 A धन B
ए धन बी, तो 40 धन 48, ये समांतर भुजाओं का योग हो गया, गुणे ऊंचाई कितना आई, ऊंचाई आपकी आई 15। ठीक है, तो इसको हम अगर जोड़ लें, इसको जोड़ लें तो 1/2 गुणे में ये हो गया 88 और ये हो गया 15। चलिए 2 80 8 88, तो इसको हम 2 से काट दें, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 15 को गुणा कर दे, तो 15 चौको 60 और 15 चौको 60, 66 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया उत्तर। यानी इस समलंब चतुर्भुजी आकार के खेत का जो क्षेत्रफल है वो आ गया आपका 660 मीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रश्न में था क्या, इसका परिमाप दिया था, एक भुजा की नाप नहीं दी गई थी। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, तो हमने लिखा भुजाओं की लंबाइयों का योग बराबर 120। तो ये ए बी बी सी सी डी डी ए बराबर 120, ए बी नहीं दी है, इस तरह से ए बी आ गई, ए बी उसकी हाइट है। तो फिर हमने उसका ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात किया। बात समझ में आई, बिल्कुल साधारण है। आइए प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, इसी तरह से शुरू में मैंने कहा कि अगर आपसे फार्मूले आते हैं तो प्रश्न के उत्तर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई मेरे। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 कहता है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर है एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चौथा का भी चित्र बना हुआ है, आप देख लें। ये चौथा का जो चित्र बना हुआ है कुछ ऐसे बना है मेरे भाई। कैसे बना है, इस तरह से, ये इस तरह से बना, ये थोड़ा सा और ऐसे चाहिए, ज्यादा हो गया ये। ठीक है, ये चित्र आपके किताब में चौथे प्रश्न का बना हुआ है, जिसमें इसने कहा इस विकर्ण की लंबाई है 24 मीटर और ये जो शीर्ष से लंब डाले गए ये लंब है 13 मीटर और इधर से इस शीर्ष से जो लंब डाला गया इसकी लंबाई है 8 मीटर। ठीक है, तो इसमें हमको इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अच्छा है कि इसमें हम शीर्षों को नाम ए बी सी डी हम नाम दे दें और इसको हम पी दे दें और इसको हम क्यू दे दें। ठीक है, तो यहां दिया है क्या दिया है, एक चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। यहां लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण, चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी बराबर 24 मीटर दिया। ठीक है, और शीर्ष लंब 2 दिए गए हैं। तो एक शीर्ष लंब है, इसको कहेंगे शीर्ष लंब डीपी, जो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है उसको शीर्ष लंब कहते हैं। तो शीर्ष लंब डीपी बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर और बी क्यू दिया है कितना आपका 8 मीटर। तो कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक चतुर्भुज आकार का ये खेत है। तो चतुर्भुजी खेत ए बी सी डी का विकर्ण, यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हैं चतुर्भुजी ए बी सी डी खेत का विकर्ण ए सी बराबर इतना, ये इतना इतना, ये सब लिखा है। ठीक है, अब
क्योंकि ये चतुर्भुज कोई ना तो समांतर चतुर्भुज है, ना समलंब है, ना समचतुर्भुज है, ना वर्ग है, ना ठीक है, ना आयत है, ये सिर्फ चतुर्भुज है ABCD। ये जरूर है कि इसमें इस सिर से यहाँ शीर्ष लंब है, इससे यहाँ, तो हम यहाँ पर दूसरा नियम अपनाएंगे। हम दोनों चतुर्भुज दोनों ABC और ACD त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे तो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज, ऐसा हम साइन भी बना सकते, ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। एक बार फिर इस बात को ध्यान से सुन लें, चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को मिलाने पर बना है। कौन त्रिभुज? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ दें तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाए। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब यहाँ हम बराबर, ये यहाँ पर बराबर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणे बेस AC गुणे ऊंचाई क्या है, एक ऊंचाई है इसकी 13। ठीक है, तो अगर एक बार आप ऐसा लिख सकते 1/2 AC, ये AC बेस है, ऊंचाई क्या है DP है, तो DP लिख लें। धन, अब यहाँ पर धन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया धन 1/2 दूसरे ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ABC का जब हम लिखे थे, सो सॉरी यहाँ क्रम बिगड़ जाएगा, ABC का क्षेत्रफल हम लिखेंगे तो लिखेंगे 1/2 गुणे बेस वही AC है और इसकी हाइट क्या है, ये वाली हाइट, तो BQ हम लिखेंगे। धन 1/2 ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो AC गुणे DP। अब इसी का हम मान रख देंगे तो 1/2 गुणे AC क्या है 24 है और BQ क्या है 8 है, धन 1/2 AC क्या है 24 है और DP क्या है 13, 24 गुणे ये 13। अब देख लें 2 12 12 दूना 24, 2 12 12 दूना 24, अब 12 अट्ठे 96, धन 12 3 36, अब 12 1 12 3 15। इसको हम जो कैसे हमने सॉल्व किया, ये 2 से 24 को काट दिया तो 12 आया, तो 12 अट्ठे 96 है ना, 2 से 24 को काट दिया तो 12 आया, 12 का 13 में गुणा किए तो 156 आया, 12 3 36, 12 1 12 3 15। अब इसको हम जोड़ दें तो 6 दूनी 12, 9 5 14, 1 15, 1 1 2, 252 मीटर स्क्वायर। ये ABCD चतुर्भुज, ये खेत का क्षेत्रफल आ गया, ये आपका आ गया उत्तर मेरे भाई बहन, ये आपका आ गया बाबूजी उत्तर। ठीक है, तो ये भी सारे सरल प्रश्न है, प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, हम आपको बता दिए, ये प्रश्न क्रमांक 4 था भाई, ये 3 नहीं था 4 था, मैंने यहाँ 3 मिटाना भूल गया था मैं, ये प्रश्न क्रमांक 4 था। अब आगे आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। ठीक है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण इतने एवं इतने सेंटीमीटर के हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा सा है, प्रश्न क्रमांक 5 में हम लिखेंगे दिया है
क्या समचतुर्भुज 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 का विकर्ण d1 मान लें, तो d1 बराबर क्या दिया है, d1 बराबर 7.5 दिया है, 7.5 सेंटीमीटर दिया है। और d2 दूसरा विकर्ण क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। इसका क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि समचतुर्भुज 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 का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। तो 1/2 गुणे d1 7.5 है, d2 12। बस 2 छक्का 12, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, यहाँ आ गया है दशमलव, तो ये 0 हटा भी सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया उत्तर। उत्तर माने ये क्या, उत्तर माने ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 45, उत्तर बराबर 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 देखें। ये बहुत सरल था, मैंने लगा दिया, बाकी आप इसको आप कर सकते थे, बहुत सरल था। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 6 में। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपके दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की बात है, चित्र बना लें तो ज्यादा सुविधा होगी। ये समचतुर्भुज है भाई, ए बी सी डी, और ये शीर्ष लंब है आपका डीपी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक विकर्ण की लंबाई हम इसकी मान लें, क्या, ये 2 इसके विकर्ण हुए। ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई 8 है। अब उस विकर्ण में हम नहीं जानते कि AC दिया है कि DB दिया है, AC और DB इसके विकर्ण होंगे। ठीक है, तो कौन सा विकर्ण दिया है ये हम नहीं जानते हैं, तो आइए पहले हम क्या करते हैं, चूंकि इसकी एक भुजा दी गई है, ये AB यहां से यहां तक ये 6 मीटर दिया गया। चूंकि ये समचतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो समचतुर्भुज के पहले समांतर चतुर्भुज भी है, तो पहले हम समांतर चतुर्भुज की एरिया का फार्मूला लगा करके हम इसका, क्योंकि इसमें विकर्ण एक दिया है, तो पहले हम दूसरे विकर्ण को निकालने के पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे समांतर चतुर्भुज का। यहां बात समझ में आ जाएगी। अभी दिया है समचतुर्भुज ABCD, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर है कि मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, और DP बराबर आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, एक विकर्ण दिया है, मान लो हम DB विकर्ण मान लेते हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी है, तो पहले हम इसकी एरिया फाइंड कर लें। एरिया फाइंड कर लेंगे तो दूसरा विकर्ण अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज क्योंकि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो गया L इंटू B इंटू H, या कि L इंटू B लिख दे, उससे कुछ नहीं, बेस इंटू हाइट B इंटू H लिखें,
ये बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, तो b इंटू एच हमने लिख दिया। अब b इसका क्या है, बेस ए बी, और ये हाइट इसकी है 4, तो बेस 6 गुणे हाइट है 4, तो बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये का आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अतः समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज का है चाहे समांतर चतुर्भुज का है, इसका क्षेत्रफल 24 आ चुका था, तो यहाँ हम 24 बराबर 1/2, एक d1 इसका दिया है क्या 8, एक विकर्ण इसका 8 दिया है db, db इसका विकर्ण है जो 8 दिया। ठीक है, तो 8 गुणे d2 दूसरा विकर्ण अब आ जाएगा, तो 2 चौको 8, तो ये हो गया 2d2 इक्वल टू 24, और 2 चौको 8, सॉरी 2 चौको 8, 4d2, यहाँ 4 होगा, 4d2 इक्वल टू 24, तो d2 इक्वल टू हो गया 24/4, तो 4 छंग 24, तो d2 यानी कि दूसरा विकर्ण इसका 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रश्न के उत्तर 2 हुए। कौन कौन उत्तर हुआ, यहाँ लिखेंगे उत्तर बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, कामा, और उसका जो विकर्ण 2 था वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से इसको ध्यान देंगे। मैं कह रहा हूं कि ABCD समचतुर्भुज होने के पहले ये समांतर चतुर्भुज भी है, तो चूंकि इसमें एक विकर्ण दिया है और इसकी हाइट दी है, बेस दिया है, तो अब दूसरा विकर्ण निकालने के लिए पहले हम बेस और हाइट से इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए, तब हमने बेस इंटू हाइट, ये क्षेत्रफल 24 आ गया। अब समचतुर्भुज भी है ये, वो तो है ही, तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2, तो इधर 24 लिख करके सॉल्व कर दिया, आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न क्रमांक 6 भी पूरा हो गया। तो आज इतने ही प्रश्न रखते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 ये प्रश्न मैं कल आपको बता दूं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको प्रश्न क्रमांक 6 भी बता दूं, 6 नहीं 7 भी बता दूं। आइए प्रश्न क्रमांक 7 भी देख लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा धीरे धीरे देखिए, पहले सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, अब धीरे धीरे हम बढ़िया प्रश्नों की ओर जा रहे हैं। ठीक, अब ये प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर दिया है किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण, अब देखें भाई चित्र यहाँ बनाना जरूरी है। अब यहाँ देख लीजिए, मान लो ये टाइल है, टाइल आप समझते हैं जो फर्श में लगती है, ABCD समचतुर्भुज, चारों साइड इसकी बराबर है। फर्श में इतनी इतनी टाइल लगती है, मान लो अगर ये फर्श है तो ऐसे क्रमशः टाइल लगा दें, तो ये फर्श में टाइलें जड़ दी जाती हैं। तो जो फर्श का ये आकार है वो टाइल के एक टाइल के आकार का योग है, उसी से जुड़कर तो उसका क्षेत्रफल बना। इसी प्रकार का प्रश्न भी है, 3000, मान लो ये फर्श है जहां हम खड़े हैं, इसमें 3000 टाइल लगी हुई, टाइल इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें टाइल का विकर्ण दिया, एक दिया है 45 सेंटीमीटर और एक दिया है कितना यार 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, 3000 टाइल लगी हैं, तो फिर उसी एक टाइल के क्षेत्रफल को 3000 टाइल के में 3000 में मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूरे फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो यहां पहले प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, क्या दिया है? समचतुर्भुजी चतुर्भुजी टाइल का विकर्ण, अब हमने चूंकि इसमें लिख लिया तो विकर्ण AC, जिसको हम D1 कहेंगे, तो AC बराबर दिया है कितना? 45 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? BD, तो हम BD बराबर लिख लें। ये हमने अपने से रचना करी जिससे आपको बातें समझ में आए। इस ABCD समचतुर्भुजी आकार की टाइल है, ठीक है। एक को हम D1 मानते हैं, एक को D2, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल, अभी ये ना लिखें, पहले लिख लें कि पूरा दिया क्या है। पूरा क्या दिया है? ये भी दिया है कि कुल टाइल की संख्या, कुल टाइल की संख्या हम लिख लें। कुल टाइल की संख्या कितनी दी है मेरे भाई? संख्या बराबर 3000 दिया, ठीक है। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात किया, है ना। तो यहां पर दर दिया है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ये भी दिया, ठीक है। तो प्रश्न को समझ लें, ये फर्श है, इसमें 3000 टाइल लगी हुई है, टाइल के विकर्ण दिए हैं और कह रहा है प्रश्न कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर उस फर्श का पॉलिश करने का रेट है। तो कुल मिला के जिसने फर्श पर पॉलिश कराया उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? प्रश्न समझ गए? एक बार फिर समझ। एक टाइल है, सॉरी, एक फर्श है जिसमें समचतुर्भुजी आकार की टाइल लगी हैं, एक टाइल के दोनों विकर्ण दिए हैं, कुल टाइल की संख्या दी गई है और रेट दिया गया है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पूरे उस फर्श का पॉलिश कराने में कितना रुपए लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम उस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? एक टाइल का पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, चूंकि टाइल के दोनों विकर्ण दिए हैं। तो एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करके 3000 टाइलों की संख्या दी गई है, उसमें हम गुणा कर देंगे तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहां एक टाइल, एक समचतुर्भुजी टाइल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2। तो ये क्या आ गया? 1/2, D1 क्या है? 45, D2 क्या है? 30। तो ये 2 से कट गया तो 15 आ गया। तो ये कितना आ गया? 15 50 75, 15 चौको 60, 7 67। चूंकि टाइल का सेंटीमीटर में दिया है डायमेंशन परिमाप, तो ये एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। ध्यान दीजिएगा, एक टाइल का क्षेत्रफल ये दिया है। एक टाइल का क्षेत्रफल ध्यान देंगे, ये क्या है? एक टाइल का क्षेत्रफल है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहां लिखेंगे क्योंकि एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर है एक नियम 675 सेंटीमीटर स्क्वायर
इसलिए 3000 टाइल का क्षेत्रफल बराबर 675 गुणे 3000 बराबर, ये 3 जीरो पहले लिख लें और फिर 3 सते 21, ठीक है ना। ओ सॉरी 375, मैंने उल्टा लिख दिया, अभी गलत हो जाता मेरे भाई। 375, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22, 3 छंग 18, 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये कुल फर्श का क्षेत्रफल आया, तो यहां लिखेंगे। अतः प्रश्नानुसार फर्श का क्षेत्रफल बराबर कितना, 30 25, ये 3 जीरो, कहें तो 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देने की यहां मेरे भाई ये बात है, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर पॉलिश कराने का व्यय दिया है, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो मीटर स्क्वायर, अब यहां समझ लें, मीटर स्क्वायर का मतलब है, मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर गुणे 1 मीटर, मीटर स्क्वायर 1 मीटर गुणे 1 मीटर। तो अब मीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 गुणे 100 माने 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर को 1 मीटर गुणे 1 मीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुणे 100, ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर हैं। अब यहां लिखिए, समझिए, क्योंकि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, तो 1/10,000, इसलिए 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कहें तो कुल मिला के 10,000 का डिवाइड कर देंगे। अब आप देख लें, आपको क्या समझा रहा हूं, 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मेरे भाई यहां हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा नीचे लिखिए, तो ये हो गया, इसलिए 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 जीरो से ये जीरो, 10 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 202.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये उस फर्श का कुल क्षेत्रफल आ गया। तो बस इधर अब लगा लेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का, अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्थान की, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का पॉलिश
1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर फर्श के, 1 मीटर स्क्वायर फर्श के क्षेत्रफल के पॉलिश का व्यय है बराबर, खर्च है बराबर कितना मेरे भाई, ₹4। इसलिए 202.5 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का व्यय होगा। कुल मिला के इसमें गुणा कर देना है, कितना, 5 × 4, ये हो गया 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 810.0 तो ये कट गया रुपए। ये आपका हो गया उत्तर। अगर आपके समझ में नहीं आया तो फिर से देख लें। इस प्रश्न में मैंने पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकाला, फिर चूंकि 3000 टाइल लगी थी तो एक टाइल के क्षेत्रफल को जो आया उसमें 3000 का गुणा कर दिया, तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, उसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर फर्श के क्षेत्रफल का पॉलिश का व्यय ₹4 है, इसलिए 202.5 मीटर स्क्वायर जो आया उसका व्यय होगा 4 का गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ। बात समझ में आई? कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखिएगा। आज बस इतना ही। आप इसको समझिए, बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े जीवनोपयोगी और आपको कंपटीशन में भी अब धीरे धीरे आगे आप बढ़ेंगे तो आप जो प्रतियोगी परीक्षा में आगे चल के बैठेंगे उसके लिए सवाल बहुत उपयोगी हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और मेरे वीडियो चैनल यू कैन डू मैथ को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।